नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए किस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आप देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं, निशाने साध रहे हैं, लेकिन इस बीच में सभी दल जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हैदराबाद देश में एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से चुनावी रणबिगुल जिसका है वो फूंक दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपको बताते चलें कि यहाँ 5 राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है और 17.4 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता इन विधानसभा सीटों पर अपने विधायक चुनेंगे। इन चुनाव वाले राज्यों में किसी दल या गठबंधन के पास सत्ता बचाने की चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोशिशों में चुनावी रण में अब यहां अलग अलग पार्टियां उतरेंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होना है। 5 राज्यों का चुनाव है, जिसमें 6.44 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। 294 विधायकों का चयन करेगी जनता और 2 चरण में मतदान होगा। 23 और 29 अप्रैल को यहाँ बंगाल में वोटिंग के लिए समय और दिन जो है वो निर्धारित किया गया है। और साथ ही आपको ये बताते चले, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी में एक चरण में मतदान होना है। बाकी के 4 राज्यों में एक ही चरण में आप देखिए चुनाव होगा, यानी कि 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में और बाकी के 4 राज्यों के अंदर यहाँ एक ही चरण में चुनाव होना है। 23 अप्रैल को मतदान होना है यहाँ तमिलनाडु में। वहीं असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने जिस तरह से परिणाम 4 मई को घोषित करने ये बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन इस बीच में यहाँ पर चुनाव वाले जो 5 राज्य हैं उसमें बीजेपी की यहाँ आप देखिए क्या स्थिति है। जिस तरह से जानकार कहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए 28 में से 19 राज्यों में सरकार है जिनकी। इसके साथ ही विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 भाजपा में और एनडीए की सरकार है। तो पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी का गढ़ यहाँ पर ये भेद पाएंगे या गढ़ को यहाँ पर आप देखिए खत्म कर पाएंगे, क्योंकि 15 साल से ममता बनर्जी सत्ता में काबिज है। बहुमत में अगर आती हैं तो चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन इस बीच में यहाँ केरल में जो विधानसभा सीटें हैं 140 हैं और बहुमत का आंकड़ा आपको 71 का चाहिए, जहां 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। असम में 126 सीटों पर चुनाव होना है, 64 का बहुमत का आंकड़ा आपको चाहिए, 9 अप्रैल को यहाँ पर भी चुनाव होना है। पुडुचेरी में सिर्फ और सिर्फ 30 विधानसभा सीटें हैं, 16 बहुमत का आंकड़ा है और 9 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी है। तमिलनाडु में 234 यहाँ आप देखिए विधानसभा सीटें हैं, 118 बहुमत का आंकड़ा आपको चाहिए और 23 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी है। अब बात आ जाती है पश्चिम बंगाल की, जहाँ 294 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा की 294 सीटें हैं, 148 का आपको बहुमत का आंकड़ा चाहिए। 23 और 29 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना है, यानी कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव, बाकी में एक चरण का चुनाव होना है। अब यहाँ आप देखिए, सबसे पहले आपको समीकरण समझना होगा कि 18 से 29 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 20 से 30% तक है और राज्य में असम, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की बात हो रही है। लेकिन राजनीतिक दल जो इस पर विश्लेषण कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि युवाओं की संख्या काफी प्रभावशाली इस बार चुनावों में रहने वाली है। चाहे अगर हम असम को ले लें तो 18 से 29 साल के मतदाता 30% से ज्यादा है, जबकि कुल मतदाता लगभग 2.49 करोड़ है। अब केरल में करीब 2.69 करोड़ मतदाता में से 20% युवा है, पुडुचेरी में करीब 23% युवा है और पश्चिम बंगाल में 6.4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में करीब 27% युवा है और अब तमिलनाडु में लगभग 5.6 करोड़ मतदाताओं में से करीब 22% युवा है। तो यहीं पर असम में बीजेपी विकास, रोजगार जैसे मुद्दों पर युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार युवाओं को, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा उठा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब देखना ये होगा कि कितना फायदा यहाँ पर होता है, क्योंकि वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेता जो कि विपक्ष के नेता हैं, युवा वोट बैंक को लुभाने की कोशिश हो रही है। अब यूडीएफ जो युवा मुद्दे हैं वहां पर किस तरह से प्रमुखता से उड़ाए जाएंगे। अब वाम मोर्चा एलडीएफ की चुनाव प्रचार में यहाँ केंद्र की युवा भागीदारी कितनी रहेगी। पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन की युवाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को लेकर, युवाओं को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुशील वकील है हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सुशील जी जुड़ने के लिए। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सौरभ जी जुड़ने के लिए, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं।
और विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। विश्वनाथ जी, आवाज आ रही है क्या, या फिर कल की तरह हो जाएगा? अनम्यूट कर लीजिए जरा विश्वनाथ जी। सौरभ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। जवाब दीजिए। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन ज्यादातर फोकस युवाओं पर है। 5 राज्यों पे चुनाव है, ज्यादातर फोकस युवाओं पे है और ज्यादातर नजर भी पश्चिम बंगाल पे है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 बार से लगातार प्रयासरत है और 2016 के मुकाबले 2021 में जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया था, तो इनको काफी उम्मीद होगी कि हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में वो, क्योंकि 6 सीट इनकी कम हो गई, तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक लगा होगा, लेकिन वो पूरे देश का ही सेटबैक था। और विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग मुद्दों पे होते हैं, दोनों के जमीन अलग होती है, दोनों के नेतृत्व अलग होते हैं। तो वहां पे चुनाव लड़ाई अलग होती है। बीजेपी का जो फोकस है, जैसे जो फर्स्ट फेज, 2 फेजों में चुनाव है, तो जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन है, इसमें 152 सीटों पे, जहां तक मुझे याद है, फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। उसमें पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे इन फर्स्ट फेज वाली सीटों पे, तो बीजेपी 59 सीटों पे जीती। और जब जो बाकी फेज वाले थे, उसमें केवल 10 सीटों पे बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी का फोकस होगा कि जिन सीटों पे पहले वो जीती थी, कम से कम उन पे अपनी बढ़त बनाए रखे। बीजेपी के लिए अपने आप में चैलेंज होगा, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद इस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चिन्हित कर करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया था, उससे कहीं ना कहीं एक हताशा वहां के कार्यकर्ताओं में, वहां के वोटर्स में, जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया था, वो होगा। तो उस चीज को अगर ये एड्रेस कर पाएंगे ठीक से, तो इनके लिए अच्छा होगा। दूसरा क्या है, बीजेपी का पूरा फोकस ये होगा कि जिन मुद्दों पे, युवाओं पे फोकस डेफिनेटली बीजेपी का, और बीजेपी की तरफ युवाओं का आकर्षण है भी, क्योंकि और जगह से जब कंपेयर करते हैं, तो बंगाल कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ महसूस होता है। चलें सुशील जहां जी, जहां पे भी वो कह रहे हैं कि जब हम जी पश्चिम बंगाल को कंपेयर करते हैं दूसरे राज्यों से, तो वहाँ कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल पिछड़ जाता है, लेकिन युवाओं की एक बड़ी पसंद भारतीय जनता पार्टी बन गई है। लेकिन अगर जिस तरह से सौरभ जी ने बात की है, तो 38% वोट आपने देखा कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लिया, लेकिन 48% तो टीएमसी के पास था। वहां पर सीधा सीधा 10% को लेकर आपको काम करना था। अब तो बात हो गई पुडुचेरी, असम, केरल, तमिलनाडु, इन्हें भी साथ में जोड़कर देखना जरूरी हो गया है अब तो। देख लीजिए, तमिलनाडु में भी बीजेपी का भी बड़ा कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में यह पहले चीज बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स है, जिसमें एआईडीएमके है, उनको उन्होंने 178 सीटें दी। एआईडीएमके का भी वहाँ काफ़ी जोर है, क्योंकि जैसे एक साइड से डीएमके आते हैं तो दूसरे साइड से एआईडीएमके भी आता है। उसके बाद उनके पास ये पीएमके, उनके भी साथ में लिया उन्हें, और फिर एएमएम के 4 पार्टियों के साथ इनका अलायंस है। इस बार लगता है कि तमिलनाडु में थोड़ा बहुत बीजेपी का और थोड़ा जोर आ जाएगा, बीजेपी का एनडीए पार्टनर्स का। क्योंकि अगर ये खाली बीजेपी अकेले लड़ती फिर कुछ नहीं कर पाती, लेकिन ऑल इंडिया ये जो डेमोक्रेटिक ये खज्म है, इनका भी काफी ये चीज जो 1-2 बार सरकार में बनाई हुई है, तो इनकी वजह से तमिलनाडु में इनका ये थोड़ा असर होगा। मतलब तमिलनाडु बाकी में रहा कांग्रेस आसाम। कांग्रेस और बीजेपी का दमखम देखने को मिलेगा, लेकिन क्या विजय वहां पर पूरे समीकरण को करण को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे क्या? ये मैं आपसे समझना चाहूंगी सुशील जी। ये विश्वनाथ जी की बिल्कुल आवाज को चेक उसकी कर लीजिएगा प्लीज एक बार। हाँ बोलिए सुशील जी। उनकी वजह से थोड़ा जो असर पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो जो कंपटीशन है वो डीएमके वर्सेस डीएमके ही रहेगा। उसका थोड़ी सी वोट थोड़ा कट जाएगा। बाकी ठीक है। आसाम की बात करें, आसाम में जो यहाँ बीजेपी की पोजीशन अच्छी है। जो उनका जो वहाँ पर मुख्यमंत्री था पहले, सरना साहब, उन्होंने काफी काम किया और उन्होंने जो वोटर्स को टोटली पैरलाइज किया। और जब उन्होंने फिर कल ये बात छोड़ी कि इसके बाद हम इलीगल माइग्रेंट्स को 1956 लॉ के हिसाब से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जो वोट है पोलराइजर वोट पूरा उनके साथ सॉलिड वोट है।
उसकी वजह से बीजेपी की आसाम में पोजीशन अच्छी रहेगी। लेकिन स्टालिन पॉलिटिकली के लिए मैं तो भी सत्ता की चाबी बचाने की चुनौती रहेगी कि नहीं रहेगी चुनाव में इस बार तमिलनाडु में? नहीं, वो तो बिल्कुल तमिलनाडु में रहेगी, क्योंकि बीजेपी का एक ही प्लस पॉइंट है, जो महिलाओं का इनका थोड़ा बैकअप है, उसकी वजह से बीजेपी का प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है अदरवाइज विश्वनाथ बीजेपी जी, तो मतलब पूरी केरल लेफ्ट का वेस्ट गढ़ बंगाल, है। एक मिनट एक मिनट, हाँ वेस्ट बोलिए बंगाल की भी एक थोड़ा मैं बोलिए बोलूंगा। बोलिए। वेस्ट बंगाल की जो पोजीशन है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी का पूरा टफ कंपटीशन ममता के साथ चल रहा है। बीजेपी का जो यूथ पावर है वो बीजेपी के साथ काफी है, लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ममता का जो इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेशी है, कम से कम करोड़ अंदर घुसे हुए हैं, कि उनकी वजह से जो तख्ता है वो उसके वोटिंग पे बड़ा ये रहेगा, इफेक्ट रहेगा। ठीक कि आप है बिलीव नहीं करोगे, ममता से टीएमसी के जो ये बांग्लादेशी कैडर है इनका, गुड़गांव वगैरह जो छोटे छोटे शहर है, बसें बेच को उनको ले जा रहे हैं कलकत्ता। ठीक उनको है ये कह के यहाँ डराया जा रहा है, अगर बीजेपी सरकार आएगी तुम लोगों को बांग्लादेश वापस भेज देंगे। इसलिए वो पूरे लेकिन जो घुसपैठी फैमिली होंगे तो वापस जा उनको तो रही है। जाना पड़ेगा ना बाहर। विश्वनाथ जी बोलिए जरा, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट करिए विश्वनाथ जी, आपकी कल भी आवाज को इसी तरह से प्रॉब्लम आ रही थी। ये विश्वनाथ जी की आवाज नहीं आ पाती है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। सौरभ जी, अब लेफ्ट का गढ़ है केरल, और यहाँ पिनरई जिस तरह से अपनी अगुवाई में यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं, और उनकी अगुवाई में जिस तरह से सरकार वहाँ चल रही है, उन्होंने इतिहास रचा है। कितनी बड़ी चुनौती इस बार रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आपके पास वहाँ आज तक कोई विधानसभा सीट नहीं है, आपने खाता नहीं खोला है, तो आप कैसे वहाँ काम कर पाएंगे? एक ही सीट है आपके पास, कैसे करेंगे? सौरभ जी। केरल निश्चित रूप से भाजपा के लिए शुरू से ही एक चैलेंजिंग टारगेट रहा है, और वहां पे कभी इनको सफलता नहीं मिली। हालांकि लोकसभा में एक सफलता इनको मिली भी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी अभी भी वहां पे इतना ज्यादा फोकस करेगी जितना ज्यादा फोकस उसका पश्चिम बंगाल पे और तमिलनाडु पे, असम पे। तमिलनाडु के लिए जैसे वहां पे जो एमके स्टालिन है, जो एक तरह से जो बीजेपी का एक हिंदुत्व और राष्ट्रीयता का जो विषय रहता है, अब एमके स्टालिन का उसका अगेंस्ट में रहता है, जिससे उन्होंने सनातन धर्म के लिए भी इन्होंने जो जिस तरह की टिप्पणियां की, उस तरफ को टारगेट करते हुए बीजेपी उसको फोकस करेगी। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा विषय और है, वहां फ्रीबीज का भी बड़ा इशू है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अभी इन्होंने घोषणा कर दी है कि वहां पे घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए भी कूपन बांटे जाएंगे, जबकि तमिलनाडु अपने आप में एक विकसित प्रदेश है। वहां पे विजय जी की भूमिका आप कह रही थी, देखिए विजय जी की भूमिका वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। विजय जी की भूमिका तो यह है कि वो सीएम बनना चाहते हैं, वो डीएमके के अगेंस्ट में भी हैं, लेकिन वो कहते हैं हम डीएमके के अगेंस्ट में हैं, लेकिन हमारे विचार जो है वो एआईडीएमके से भी नहीं भेंट करते। उसमें जो मेरे नॉलेज में है, उन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पवन कल्याण जी को बोला हुआ है कि वो विजय जी को, जो वहां के विजय हैं, उनको उनसे बात करके उनको जोड़ें इधर की ओर, ताकि उसका जो विजय के साथ यूथ जुड़ा हुआ है वो उसका फायदा बीजेपी को या इनका जो पूरा गठबंधन है सौरभ जी, उसको मिल सके। सौरभ जी ये बात समझाइए कि विधानसभा सीट नहीं आप जीत पाए आज तक, लेकिन लोकसभा सीट है जो त्रिशूर सीट है, लेकिन दिसंबर 2025 में आप नगर निगम का चुनाव तिरुवनंतपुरम में जीत जाते हैं, अपना दमखम आप केरल की जनता को दिखा देते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा अब विधानसभा के चुनावों में होगा? देखिए, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन तक में होता है, एक लोकल बॉडी इलेक्शन है। और जब मैंने पहले भी कहा, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो वो दूसरे विषयों पे होता है, वो एक बड़े लेवल पे होता है। हालांकि मैं नगर निगम के चुनाव को ज्यादा टफ मानता हूँ, लेकिन जब जहां सीएम बनने की बात आती है तो हर आदमी जो सोचता है कि जिसकी भी सरकार बने, मेरा जो प्रतिनिधित्व करे इस विधानसभा में, वो सरकार का ही नुमाइंदा हो। अदरवाइज क्या है कि स्कीम्स वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं प्रॉपरली, तो इसका इफेक्ट
पड़ेगा। निगम निगम के चुनाव में जो जीते हैं वो एक अच्छा विषय है, थोड़ा बहुत फायदा उसका मिलेगा, लेकिन उससे इतना फायदा नहीं मिलेगा कि आप जो है कोई बहुत मूल चूल डिफरेंस आप क्रिएट कर पाए वहां पे। ठीक है, जी लेकिन आशा जी। लेफ्ट और कांग्रेस है वहां पर, आपको लगता है कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस वहां पर बीजेपी को कम आंकने की कोशिश करेंगी? क्योंकि आप म्युनिसिपैलिटी और नगर निगम में अगर आ गए हैं, फिर उसके बाद लोकसभा की सीट आपके पास है। सौरभ जी। देखिए, बीजेपी को जो भी कम आंकेगा वो कहीं ना कहीं गलती करेगा। बीजेपी कम आंकने लायक तो कहीं से नहीं है। हम्म। ठीक है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट पर पावर में है। बीजेपी एक अट्रैक्शन पैदा के प्रति बीजेपी ने दूसरे राज्यों में अच्छा परफॉर्म किया है। जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लेते हैं, वहां वहां के एजुकेशन के, वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में ठीक है। डिफरेंसेस अच्छा आए हैं। सुशील जी, ये तो बताइए ये कि कहीं असम में एनडीए बनाम इंडिया, क्या भाजपा यहाँ पर अपनी हैट्रिक लगा पाएगी? क्योंकि 126 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य है, दो टर्म से एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए के नेतृत्व में वहां पर। बिल्कुल, आप देख लीजिए जो सरनाथ जी है, जो मुख्यमंत्री रहे पिछली बार थे, उनने काफी काम किया हुआ है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। पिछली बार वहाँ वो कि ये कल्चरल इवेंट था जिसमें मोदी जी भी गए थे, वो उनका एक डांस है, मेरे को लगा बरूगा, वो देखना चाहा था क्या कल्चरल प्रोग्राम होने के, क्या लाखों लोग उसमें सरना के पीछे पीछे कैसे चल रहे थे। कि उसका जो काम है बहुत अच्छा काम किया सरना साहब ने। और दूसरा चीज है, वो पहले भी मैंने बोला, जो उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स भी कर दिया ना वहां पर टोटली जो मुस्लिम वोट्स है वो इनकी यूडी वगैरह इनके साइड से जाता है। जो पोलराइजेशन हिंदू वोट्स है वो 100% बीजेपी के साथ जाएगा। उस वजह से इस बार लग रहा है कि वो लेकिन फिर दोबारा लेकिन से भाजपा ने हैट्रिक करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने दिया, 100 से ज्यादा सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा था, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सीमा सुरक्षा होनी चाहिए, फिर बांग्लादेशी घुसपैठ, असमिया जो पहचान है, ये तमाम मुद्दे थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यही मुद्दे गिनाने वाली है और हिंदुत्व बिल्कुल का वही दाव कह खेल रहा था, सकती है क्या? वही मैं कह रहा हूँ। कल भी वहां पर यह किया गया बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट, अगर हमारी पार्टी आएगी हम 1956 एक्ट के हिसाब से, मेरे को पूरा यानी डेट याद, लेकिन 1956 है शायद, उस एक्ट के तहत हम जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको ऐसा ऐसा करना, यहाँ से वापस करना शुरू कर लेंगे। ठीक है। ये दिखा रहा है कि बीजेपी का जो मंशा है अभी भी वही है जो पहले था। उस वजह से उनको प्लस पॉइंट मिलना है। और उस वजह से क्या चीज होगा, बीजेपी के ने जो इसके अलावा भी वादे किए हैं, उसके वजह से भी उनको वहां बीजेपी को अच्छा सौरभ जी, असम के अंदर कांग्रेस का तो एक बनवास मिनट चल। और यहाँ तक कि कल शर्मा साहब ने ये भी अनाउंस किया कि इस बार हो सकता है मेरी जो यह चीज होगी, मेरी दिल्ली के और मेरा मैं दिल्ली की ओर रवाना हो रहा हूँ। दैट मीन्स कि बीजेपी ने कोई और फेस मुख्यमंत्री के लिए सिलेक्ट किया जो सरना साहब का से भी पावरफुल आगे बन सकता है या वो काम कर सकता है। वो पहले ही बीजेपी ने वहां पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है सौरभ जी, कांग्रेस का तो बनवास चल रहा है असम के अंदर, इस बार लगता है कि बनवास खत्म होगा और कांग्रेस अब जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, सियासी बनवास खत्म होता दिख रहा है कांग्रेस का? आशा आशा जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से सिर्फ एक असम एक ऐसी सीट है, असम एक ऐसी विधानसभा है जो कि बीजेपी फुल फ्लैश जीत रही है। ये कॉन्फिडेंस आपको हेमंत बिस्वा शर्मा के भी इंटरव्यूज अगर आप सुने तो साफ साफ दिखता है। एक इंटरव्यू में उनका देख रहा था, वहां पे वो जो एंकर था उनसे पूछा कि अब लोग आपको मामा बोलने लगे हैं, तो वो हंसते हुए बोले कि पहले ये लोग मुझे दादा बोलते थे, बड़ा भाई बोलते थे, अब मामा बोलने लगे, ये आने वाले समय में मुझे काका यानी दादा ताऊ इस तरह बोलेंगे। तो उनका इतना कॉन्फिडेंस है वो कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। उनका जो भी जैसे उनका जो एक आकलन है वहां को लेके, वहां पे जो भी देखिए वो बहुत क्या कहते हैं गहन नॉलेज रखते हैं। जैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो मेरे बारे में कितना भी अपोजिट बोले, मुझे कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन चुनाव के 1 महीने पहले वो आके ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अभी जैसे गौरव गोगोई को वो टारगेट कर रहे हैं, वहां पे भी वो सीधे सीधे पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। वो जैसे गौरव गोगोई को टारगेट कर रहे हैं, किसी ने पूछा भी कि गौरव गोगोई अगर जीत जाते हैं तो क्या गौरव गोगोई जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, अभी हम उनसे
हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने में दिक्कत आती है, तब वो सदन में रहेंगे, हम उनसे रोज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे। तो और जो सीए एनआरसी इन विषयों को लेकर जब वो टारगेट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक उनका पड़ला बहुत भारी है, और उनको पछाड़ना इस विधानसभा के इलेक्शन में अच्छा ये कांग्रेस बताइए, कहीं दूर दूर तक नहीं टिक ठीक रही है उनके साथ। ठीक है, मतलब कि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी, ठीक है, ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, नहीं, लेकिन खाता तो खोलेगी आशा पुडुचेरी जी, में मैं इसमें मना नहीं करूंगा, लेकिन डिफरेंस डिफरेंस काफी रहेगा, सरकार बनेगी बीजेपी। पुडुचेरी की मैं बात कर खाता नहीं लेते हैं, क्या खोलूंगा, ये तो दूसरी फिर कहना बार गलत। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? गठबंधन में इस वक्त वहां पर सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री रंगस्वामी अपनी सरकार चला रहे हैं। एआई एनआरसी के साथ गठबंधन में है बीजेपी, क्या दूसरी बार होगी सत्ता में काबिज? देखिए, पुडुचेरी एक छोटा राज्य है, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वहां पे दोबारा सरकार बनाने में कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। अपने जो साथी हैं उनको साथ में लेके ही चलेंगे। अब ये फुल फ्लेश्ड गवर्नमेंट बनेगी तो मतलब, लेकिन तब भी वो अपने घटक जो दो भी दल हैं उनको साथ में लेके ही चलेंगे आशा जी, किसी को छोड़ के नहीं लेकिन चलेंगे। कांग्रेस और डीएमके क्योंकि भी जो तो साथ बीजेपी आ का गए हैं एक अभी, तरीका, नहीं? आशा जी एक चीज और कह रहा था, जैसे हम लोग ये देखते हैं, हम अभी इलेक्शन भले ही आ गए, बीजेपी की रणनीति कोई एक दिन की नहीं होती है। बीजेपी बहुत लंबे समय से किसी भी स्टेट को जब टारगेट करती है तो लंबे समय से टारगेट करती है। एक एग्जांपल जैसे उड़ीसा के ले लीजिए, जब इनको उड़ीसा में इलेक्शन लड़ना था तो इन्होंने वहां प्रेसिडेंट बनाया आपके उड़ीसा से। अब जब तमिलनाडु पे उनका फोकस हुआ, तो आप देखेंगे जब की नई संसद बनी, तो जो सेंगोल लेके आए वो तमिलनाडु से प्रेरित, वहां की जो कल्चर है वहां से प्रेरित होके आया। जो आपके वाइस प्रेसिडेंट बने सीपीआर राधाकृष्णन जी, वो भी तमिलनाडु से आए। तो जी। इन ये बहुत दूर देर से, मतलब ऐसा नहीं होता कि इनकी कोई 1 महीने 2 महीने पहले की प्लानिंग है, ये पूरी पंचवर्षीय योजना बना के चलते हैं। और ये चीज तब इनका तो ज्यादा मतलब फोकस इस पुडुचेरी बार में वेस्ट कोई बंगाल पे कोई पहले। कोई फर्क नहीं होने वाला है, चाहे कांग्रेस डीएमके का गठबंधन हो जाए, हथियार वो बना लें कि भाई सत्ता लहर विरोधी यहाँ पर अगर बनाने की कोशिश भी हो, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे जो मेरी वहां के बारे में स्टडी है, वहां पे कोई इतना, मतलब कोई ऐसे विषय नहीं निकल के आने वाले हैं कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो जाए ऐसा जी। अच्छा, तो पश्चिम बंगाल के अंदर 77 सीटें थी पिछली बार भारतीय पश्चिम जनता बंगाल पार्टी के के अंदर, पास, इस बार देखिए लगता है कि पश्चिम बढ़ेंगी? बंगाल एक ऐसी, देखिए पश्चिम बंगाल मुझे, अगर मैं पूरे जितने भी मैं मोदी जी जितने भी राज्यों में इलेक्शन लड़े, मुझे लगता है ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी लीडर है जिन्होंने मोदी जी को एक ढंग की टक्कर दी है। जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ी है और जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़ती हैं, वो तो जैसे उनका डायलॉग भी जैसे ना खेला होबे, तो इस तरह के डायलॉग लेके तो इलेक्शन लड़ती हैं। वो, उनको मालूम है, वो इतनी परिपक्व नेता है कि उनको पता है कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स को कैसे डाइवर्ट करना है। भारत जो है वो सेंटिमेंट ड्रिवन कंट्री है, और यहाँ पे सेंटिमेंट्स के ऊपर वोट्स बहुत तेजी से कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम लोग 15 पिछले साल इलेक्शन में से, देखें, सुशील जब जी, पूरे, पिछले 15 साल से ममता बनर्जी सत्ता में काबिज हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, जी। और आज अगर लेकिन आपको देख बार बार लीजिए, ये बोलने की जरूरत पड़ रही है कि आने वाले 5 सालों में मैं ये करूंगी, आने वाले 5 सालों में मेरा ये दावा होगा, आज आपको ये बोलना चाहिए था कि मैंने इतना काम किया है, इससे बढ़ाकर मैं इतना करूंगी, क्योंकि 15 साल से आप सत्ता में हैं और पहले 5 साल में आप समझ रही थी कि काम कैसे करना है, दूसरे 5 साल में आपने दोबारा से मसौदा बनाया कि भाई जनता को रिलीफ कैसे देना है। तो जब तीसरा 5 साल आया है तो कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए था कि नहीं? कई ऐसे बिजनेस हब थे जो बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, वहां टाटा को वहां से निकाल दिया गया। देख लीजिए, पिछला जो इलेक्शन हुआ, बीजेपी उसमें 77 सीटें निकाल पाई, और भी ज्यादा निकाल पाती बहुत सारी, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो आखिरी वो खेला खेला, बंडेज लेके व्हील चेयर पे निकल के थे कन्वेंसिंग करने, उससे जो इलेक्शन का वहाँ ये था रुख था, टोटली चेंज हो गया। लेकिन इस बार वो होने वाला नहीं, हालांकि वो बहुत ये कर रही है कि बीजेपी ये करेगी वो करेगी, आपको निकाल देगी, तो इस बार वो थोड़ा कम असर रहेगा। दूसरा उसके पास माइनस पॉइंट ये रहेगा, कबीर हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद वहां बनाने वाला है, वो और ओवैसी दोनों मिलके टीएमसी के आगे कन्वेंसिंग कर रहे हैं। जो मुस्लिम वोट उस पर टोटली, जिस पे वो डिपेंडेंट थी, इस बार वो वोट उसको कट जाएगा, हो सकता है उसकी वजह से भी उसको काफी डैमेज मिलेगी। तीसरा यहाँ बीजेपी के लिए अब ये प्लस पॉइंट है कि बीजेपी मोदी जी ने और शाह साहब ने
पिछले 1-2 साल से वेस्ट बंगाल पे काफी काम किया, बहुत सारे दौरे किए, बहुत सारी जनसभाएं की। यहाँ तक कि जब वहां पर वो रैली हुई थी, हिंदू रैली हुई थी, 10 लाख लोग मैदान में इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन से सौरभ पहले ही जी, थोड़ा बहुत जो लेकिन हिंदुस्तान लेकिन जोड़ में आ टीएमसी की गया। तरफ से तो कहा गया कि भाई हमारा तो कोई घाटा नहीं होने वाला है हुमायूं कबीर के जाने से, कोई मुस्लिम वोट नहीं बटेगा कहने यहाँ पर। लेकिन अगर कहने को लेफ्ट तो वो पार्टियां भी कहते आ हैं। जाती हैं, सीपीआईएम भी आ जाती है, सीपीआई आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तो फिर आपको नहीं लगता है कि सीधा सीधा ये घाटा यहाँ टीएमसी का होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर? नहीं नहीं, देख लीजिए, हुमायूं कबीर और ये जो ओवैसी है, दोनों से डेफिनेटली इनको थोड़ा काम पड़ेगा। जिस हिसाब से जब बाबरी मस्जिद का वो फाउंडेशन स्टोन डालना था, आप देख लीजिए कितने लोग आए थे, लाखों लोग आए थे जी डिफरेंट एक्चुअली क्या है इलाकों से। कि ठीक है, टीएमसी दैट मीन्स कि जो जिनका इतना जो सुशील पहले जी सिंपल, तो कह कम्युनिस्ट रहे हैं। पार्टी थी। डेफिनेटली वो जो वोट है टीएमसी के अपोजिट में ही पड़ेगा, वो से भी उसको सेटबैक मिलेगा। बाकी बीजेपी ने भी काफी वहां पर जो लोगों के बीच और रह रह के लोगों के बीच में काम भी करना शुरू कर दिया, लोगों के ठीक घरों है, तक पहुंच गए, सौरभ घर जी घर बोलिए। तक पहुंच गए उससे। युवाओं पर दांव खेलने की कोशिश हुई है। 27% युवा तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर है, 22% तमिलनाडु में, 30% असम में है, और फिर केरल में 20% है, पुडुचेरी में 23% है। देखिए आशा जी, युवाओं पे तो हर पार्टी फोकस करती है। बीजेपी पे इसलिए युवाओं का रुझान बढ़ जाता है क्योंकि बीजेपी जिस भी स्टेट में रहती है डेवलपमेंट लाती है। लेकिन अभी आपने जब पिछला प्रश्न पूछा था, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला कि पिछले 15 साल से टीएमसी है और अभी भी वो ये कह रही है कि हम ये करेंगे। देखिए बीजेपी का पैटर्न यहाँ अलग हो जाता है। जब बीजेपी इलेक्शन में उतरती है तो वो ये बताती है कि हमने ये किया, हमने ये डिफरेंस लाए, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके मैदान में होती है। और दूसरी पार्टी ये कहीं ना कहीं लैग कर जाती है। टीएमसी भी इसी में लैग कर रही है। टीएमसी को जो नुकसान होगा वो इसी चीजों से हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं अगेन गेन कर पाएगी। अरविंद केजरीवाल को भी इसी चीज का नुकसान हुआ था कि 10 या 12 साल से तरह से कहन की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद हम ये करेंगे। बीजेपी वहां पे जब अभी आप यूपी के इलेक्शन देख लीजिएगा, बीजेपी बताएगी हमने ये किया। हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, बीजेपी ने बताया हमने ये किया, हमने मतलब खर्ची सबसे पर्ची पहले हटाई, आपको अपनी हमने उपलब्धियां गिनानी चाहिए थी कि हमने सत्ता में रहते रहते क्या काम किया और एग्जैक्टली कितने छूट गए और मोदी कितने जी भी करने की जरूरत है। एग्जैक्टली बहुत बहुत एग्जैक्टली धन्यवाद सौरभ जी, और यही सुशील बात जी कर आपका भी धन्यवाद। और विश्वनाथ जी धन्यवाद। हमारे साथ थोड़े समय के लिए जुड़ गए, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वो बात नहीं कर पाए हैं, आपका भी धन्यवाद। लेकिन फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर देने का फैसला कर लिया है। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस और इसके साथ साथ डीएमके भी अब चुनावी मैदान में है, और इसके साथ ही अगर हम पुडुचेरी को देखें, असम को देखें, जहां तमिलनाडु को देखें, केरल या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर ज़्यादातर फोकस सरकारों का और पार्टियों का युवाओं पर है। लेकिन देखना ये होगा कि जब चुनाव होते हैं तो किस तरह की रणनीति बनती है और कैसा समीकरण सामने आएगा। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।